बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम dear students, teachers and parents. We are talking about coordination and control. It is subject biology, class 10, chapter 12, lesson number 11, disorders of the nervous system. नर्वस सिस्टम एसाबी निज़ाम में जो ख़राबियाँ होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो ख़राबियाँ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेसन ओवरव्यू, दिस लेसन एक्सप्लेन्स द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, उसमें पैदा होने वाली खराबियों के बारे में आज हम सीखेंगे। लर्निंग आउटकम्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर जो खराबियां हैं उनको समझ सकेंगे। अंडरस्टैंड द काजेज ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो है, नर्वस सिस्टम में जो खराबियां हैं उन की वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे, हम उनको समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड द केयर एंड क्योर ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। नर्वस सिस्टम की खराबियों की से बचने के लिए एहतियात किया है और उनका इलाज क्या है, इसको हम समझेंगे। कीवर्ड्स हैं नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस और एपिलेप्सी। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। What are the disorders of nervous system? The nervous system consists of the central nervous system CNS and the peripheral nervous system PNS. We have already studied that the central nervous system is the main controller and coordinator. It consists of two parts. One is the central nervous system that consists of brain and spinal cord, and the peripheral nervous system that consists of nerves network that is spread in the whole body. नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें दिमाग और स्पाइनल कार्ड यानी हराम मगज होते हैं, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये एसाब का, नर्व्स का वो निज़ाम है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अहम है और इसका प्रॉपर फंक्शनिंग करना, इसका ठीक तरीके से काम करना पूरे जिस्म के जितने आज़ा हैं उन सब के सही काम करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोलर है, कोऑर्डिनेटर है, ये कैपिटल है, पूरी जो बॉडी है उसका सेंटर है, और पूरे सेंटर को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बुनियादी और सबसे ज़रूरी काम करता है। तो अगर नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का काम ठीक होगा, वरना बहुत सी खराबियाँ पैदा होंगी। When the nervous system fails to work properly, जब नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से काम करने में नाकाम होता है, वो नहीं कर पाता अपना पूरा काम, then it is called disorders of the nervous system। तो इसे हम नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम की खराबी कहते हैं। अगर नर्वस सिस्टम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को पूरे तरीके से, सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रहा तो ये खराबी नर्वस सिस्टम की खराबी कहलाती है। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। ये जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उनकी टाइप्स कौन सी हैं, उसकी किस्में कौन सी हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर जो है उसकी दो किस्में हैं, दो। नंबर वन इज़ वेस्कुलर डिसऑर्डर, that is example is paralysis, and the second is
फंक्शनल डिसऑर्डर दैट इज़ एपिलेप्सी। हमारे इस कोर्स में मैट्रिक लेवल में दो ख़राबियाँ जो नर्वस सिस्टम में ख़राबियाँ हैं, नर्वस डिसऑर्डर जो है उसमें यूँ तो बहुत सारी ख़राबियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनमें से दो जो हैं वो नहायत अहम हैं। एक है वास्कुलर डिसऑर्डर जिसकी मिसाल जो है पैरालिसिस है, और दूसरा है फंक्शनल डिसऑर्डर जिसकी मिसाल है एपिलेप्सी। इनकी हम बात करेंगे। वास्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है? वास्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द नर्वस सिस्टम। वास्कुलर डिसऑर्डर ऐसी खराबी है जो ब्लड सप्लाई नर्वस सिस्टम को उससे मुहैया नहीं हो सकती। यानी ये जो वास्कुलर बंडल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो दिमाग के नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कार्ड या ब्रेन को प्रॉपरली खून नहीं सप्लाई कर पा रही, उनमें कोई ख़राबी होती है, खून की नालियों में कोई ख़राबी होती है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इसकी एग्जांपल है पैरालिसिस, जिसे हम फालिज कहते हैं। पैरालिसिस या फालिज क्या होता है? इट इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप। ये किसी एक मसल ग्रुप, जो पट्टे होते हैं, किसी एक या एक से ज़्यादा जो मसल के ग्रुप्स होते हैं, उन का कंप्लीट फेलियर हो जाता है, वो मुकम्मल तौर पर अपना काम नहीं कर पाते। कोई एक मसल होगा या ग्रुप ऑफ मसल्स होगा, वो अपना काम सही नहीं कर पाएंगे। वजह इसकी क्या है? क्योंकि दिमाग के उस हिस्से में जहाँ से ये मसल्स कंट्रोल हो रहे हैं, वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच रही। इट इज़ मोस्ट ऑफन काज्ड बाय डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS दैट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इसकी वजह क्या होती है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में या स्पाइनल कार्ड में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है और उस हिस्से को खून प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। जब स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के उस हिस्से को खून प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा तो वो उस जो मसल हैं, उस ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, वो जो आर्गन है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो जगह, वो हिस्सा, वो मसल्स काम करना छोड़ देंगे और दिमाग के साथ उनका राब्ता जो है ख़त्म हो जाएगा और वो हिस्सा जो है मफलूज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पैरालिसिस, फालिज की किस्में यूँ तो बहुत सारी हैं, हम उनकी टेक्निकल नेम पे नहीं जाएंगे इस लेवल पे। इस लेवल पे आपके वो उनकी टेक्निकल जो नेम्स हैं उनकी हम बात नहीं करते, सिर्फ हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 किस्म के पैरालिसिस हो सकते हैं। वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज और हर बॉडी, जो पेशेंट है, मर्द है या औरत है, उसके पूरी बॉडी में फालिज है, पूरी बॉडी मफलूज है, लेकिन वीक उसका जो फालिज है उसकी बॉडी कुछ ना कुछ हरकत करती है, कुछ ना कुछ काम करती है। एक मफलूज तो पूरी बॉडी होती है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हिस्स अभी बाकी होती है। ये रेड जो पार्ट है इसको हम सपोज करते हैं कि ये पैरालिसिस को ज़ाहिर करता है। तो ये पहली किस्म का ये है कि पूरी बॉडी में होता है और पूरी बॉडी कमज़ोर होती है और पूरी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। नंबर 2 है पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, जिस्म के एक हिस्से में, लेफ़्ट या राइट साइड पर फालिज हो जाता है। ये लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे आधे जिस्म में ये फालिज होता है। नंबर 3 दैट इज़ पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जो निचली जो टांगें हैं, टांगों के जो अगले सिरे हैं, पाँव हैं, और ये उनमें ये फालिज होता है, बाकी जिस्म जो है वो ठीक रहता है। और नंबर 4 दैट इज़ पैरालिसिस इन 4 लिम्स, चारों जो आज़ा हैं, लिम्स हैं हमारे, इसमें हाथ भी शामिल हैं और टांगें भी शामिल हैं, उनमें फालिज होता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। एक में पूरी बॉडी में होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है। दूसरा जो है वो लेफ़्ट या राइट साइड, पूरी हाफ जो बॉडी है उसको फालिज हो जाता है। और तीसरी जो है वो टांगों में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है उसमें फालिज होता है। और चौथी पाँव में भी हो सकता है और हाथों और बाजू में भी हो सकता है। तो ये जितने 4 लिम्स हैं उनमें ये
फालिज जो है उसका अटैक हो सकता है। काजिज़ क्या है इसकी, फालिज होने की? स्ट्रोक दैट इज रप्चर इन ब्लड वेसल्स और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। उसकी वजह यह है कि ब्लड वेसल जो है वो किसी जगह से रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, खून जो है उस बॉडी उस सेल उसके ब्रेन के उन सेलों को उस पार्ट्स को नहीं मिल पाता। तो ब्लड वेसल्स में रप्चर है, ब्लड वेसल में कोई ख़राबी पैदा हो गई है, वो फट गई है, जिससे ये उस हिस्से को जो बॉडी पार्ट्स को वो जो है ब्लड जब ब्रेन को नहीं मिलेगा उस हिस्से को, तो जो मैसेजेस हैं वो ना तो रिसीव होंगे इससे हिस्से को, और ना ही यहाँ से मैसेज जो हैं वो दिए जा सकेंगे। तो वो वाला हिस्सा जो है वो ज़ाहिर है कि मफलूज हो जाएगा। ये ब्रेन में भी हो सकता है और स्पाइनल कार्ड में भी हो सकता है इस तरह का रप्चर। ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, लोथड़े बन जाते हैं खून के जो वेसल्स हैं खून की नालियों में, जिसकी वजह से जिस्म के उस हिस्से को खून नहीं पहुंच पाता, ब्रेन के उस हिस्से को खून नहीं पहुंच पाता। और जब ब्रेन के किसी खास हिस्से को खून नहीं पहुंचेगा तो वो हिस्सा जिस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वो बॉडी पार्ट जो है वो मफलूज हो जाएगा। पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस, पोलियो जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस पोलियो की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो हिस्से जो हैं जो इसमें ये पॉइजन फैलेगा दिमाग के हिस्से में, वो बॉडी को मफलूज कर देगा उस हिस्से को। तो बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के जो वैक्सीन है वो ज़रूर पिलानी चाहिए, ताकि इस मौजी मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सके, क्योंकि इसका कोई मखसूस जो है वो इलाज नहीं है। तमाम उम्र बच्चा जो है वो जब बड़ा होता है पूरी उम्र जो है वो अपाहिज रहता है। क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है? देयर इज़ नो क्योर ऑफ पैरालिसिस, हाउएवर इट कैन बी मैनेज्ड बाय। इसका इलाज तो कोई नहीं है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है किसी हद तक। इसको जिस्म को जो है उसका ज़ाहिर है कि कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ता है, और वो बंदोबस्त जो है वो ज़ाहिर है कि वो नेचुरल या पूरा हेल्दी इंसान की तरह तो नहीं होता, गुजारा करना पड़ता है, सिर्फ मैनेजमेंट की जाती है इसकी। फिजियोथेरापी या फिज़िकल थेरापी जो है ये अगर की जाए प्रॉपर जो है फिजियोथेरापिस्ट और डॉक्टर जो है वो अगर फिजियोथेरापी करें, और तवील अरसे तक ये फिजियोथेरापी करनी पड़ती है, जिससे इसमें कभी तो ये मुकम्मल ठीक भी हो जाता है, हील अप हो जाता है। अल्लाह ने बॉडी के अंदर और हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कुदरती तौर पर यह सलाहियत रखी है कि वो हील अप हो जाता है, लेकिन बहुत तकलीफ़ के बाद, बहुत अरसे के बाद फिजियोथेरापी मुमकिन है कि हील अप हो जाए और मुमकिन है कि मरीज़ ठीक हो जाए, लेकिन इम्कान ज़्यादा यही है कि मरीज़ ठीक नहीं होते। डूइंग अ सूटेबल एक्सरसाइज, को मुनासिब एक्सरसाइज करते हैं। यूज़ ऑफ अडाप्टिव एंड असर्टिव डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि उस मरीज़ को लगाए जाते हैं उसके जिस्म में, ऑपरेशन करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं जिससे किसी हद तक उसकी वो जो फालिज ज़दा सूरत हाल है उसमें बेहतरी आती है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि 100% तो ये ठीक फिर भी नहीं होता। फंक्शन, पहला हमने कहा है कि दैट इज़ वस्कुलर डिसऑर्डर, दूसरा हमने बात की थी फंक्शनल डिसऑर्डर्स। यानी दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक है वस्कुलर डिसऑर्डर जिसमें खून नहीं पहुंचता, ब्लड सप्लाई दिमाग के किसी या स्पाइनल कार्ड के किसी हिस्से को नहीं पहुंचती और उससे फिर कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है। दूसरी किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स। फंक्शनल डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल, ये जो फंक्शनल डिसऑर्डर होता है जब नर्व इम्पल्सिस जो दिमाग जनरेट करता है, स्पाइनल कार्ड जनरेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इम्पल्सिस जनरेट करता है और जो ट्रांसमिट होती हैं बॉडी पार्ट्स को, इनमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं बिला ज़रूरत, बेमकसद, बहुत ज़्यादा तादाद में, हैपहज़र्डली। ये जो इम्पल्सिस हैं वो जनरेट भी होती हैं और ट्रांसमिट भी होती हैं, जिससे बॉडी पूरी जो है वो मफलूज हो जाती है, पूरी बॉडी जो है वो डिसऑर्डर में चली जाती है, काम जो है वो ये करना बॉडी जो है छोड़ देती है।
और इसकी मिसाल जो है एपिलेप्सी है, जिसे मिर्गी कहते हैं, जिसमें बंदा जो है बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है, यूँ लगता है कि बिल्कुल इंसान जो है वो मौत का शिकार हो गया। तो ये बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। एपिलेप्सी क्या होता है कि दिमाग में इस तरह की जो डिस्टरबेंस, जो ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है और बॉडी को वो मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो एपिलेप्सी इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर in which there is abnormal and excessive discharge of nerve impulses in the brain, जिसमें दिमाग में बहुत ज़्यादा तादाद में और बिल्कुल गैर मामूली abnormal किस्म की जो इम्पल्सिस हैं वो जनरेट होती हैं, जिससे दिमाग के अंदर एक अजीब तरह की जुजनाहट पैदा होती है। दिमाग जो है वो फिर काम करना छोड़ देता है और बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस जाते हैं और ये इतने शदीद होते हैं कि वो आदमी बिल्कुल मफलूज हो जाता है, गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इट काजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन द पेशेंट्स, ये दौरे उसे पड़ते हैं और अचानक पड़ते हैं बगैर किसी उसके, यानी इनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of the brain marked by convolution। तो ये जो दौरे होते हैं ये मर्गी के, उसे रेशा तारी हो जाता है, हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं और इस तरह मरीज जो है बिल्कुल बेहोश होकर रह जाता है, बेहोश होकर रह जाता है। उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, उसके दांत जो हैं वो सख्ती से बंद हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुरी हालत में ये मरीज़ होता है। क्योंकि आर्जी होता है, ये कुछ देर के बाद ये ठीक हो जाता है। काजिज़ है एपिलेप्सी, वजूहात क्या हैं इसकी? एक तो वजह है जेनेटिक काज। जेनेटिक काज का मतलब है वालदैन से उनकी जो जीन्स में, जो बच्चे में मुंतकिल हुई हैं, उनमें कोई ख़राबी थी। इन यंग पीपल इट मे बी ड्यू टू सम जेनेटिक काजिज़, कोई जेनेटिक काज, कोई जीन्स के अंदर जो ख़राबी है उसकी वजह से ये हो सकती है। और नंबर 2 डेवलपमेंटल काज, जब नमो हो रही होती है, जब बच्चा नशोनुमा पा रहा होता है, जब बड़ा हो रहा होता है, तो उस वक्त इसमें कोई डेवलपमेंटल खराबी पैदा हो जाती है। इन यंगर पीपल इट मे बी ड्यू टू सम डेवलपमेंटल काजिज़, कोई डेवलपमेंटल काजिज़ इसकी हो सकती हैं। कोई जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर जो ब्रेन में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, जिससे ये मर्ज पैदा हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर इन पीपल ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज इट मे बी ड्यू टू ट्यूमर्स इन द ब्रेन। अगर 40 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग हैं और उनमें ये ख़राबी पैदा हो गई है मिर्गी की, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई रसोली हो, ट्यूमर हो, उस ट्यूमर की वजह से भी ये एपिलेप्सी हो सकती है। हेड ट्रामा, दिमाग के अंदर कोई चोट लगी है। हेड ट्रामा में काज एपिलेप्सी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, किसी भी वक्त, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मौके पे अगर दिमाग के अंदर, सर के अंदर अगर चोट लगी है तो उससे ये ट्रामा, अगर कोई ज़ख़म लगे हैं तो उससे ये एपिलेप्सी जो है पैदा हो सकती है। इसीलिए बार बार स्टूडेंट से, ख़ासतौर पे यंगस्टर जो हैं, वो जब मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं और ये वन व्हीलिंग करते हैं तो, और हेलमेट पहने बगैर ये मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो ये जब मोटरसाइकिल उल्टा होता है तो सबसे पहले सर ही ज़मीन पे लगता है और उससे हेड ट्रामा हो सकता है और इससे ये बीमारी भी, बंदा ठीक भी हो जाएगा तो उसके अंदर ये बीमारी पैदा हो सकती है। इसी तरह अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए किसी एक्सीडेंट की शक्ल में, फौरी तौर पे ब्रेक लगने की सूरत में। अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो सामने वाली विंड स्क्रीन पे या सामने वाली जो डैशबोर्ड है उस पर जाकर सर लगेगा, सीना लगेगा, उससे भी हेड ट्रामा जो है हो सकता है और इससे ये मर्ज जो है वो, या कोई दूसरी मर्ज जो है वो भी पैदा हो सकती है। और इन्फेक्शन इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इन्फेक्शन है किसी वजह से तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इन्फेक्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मे काज एपिलेप्सी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी एपिलेप्सी जो है, मिर्गी की बीमारी हो सकती है। क्योर क्या है इसका? देयर इज़ नो नॉन केयर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन ट्रीट द सीजर्स। ये जो
यानी इसका कोई ऐसी बाकायदा जो है वो इसका नहीं है इलाज, लेकिन मेडिसिन जो है वो इसकी किसी हद तक जो है वो क्या कर सकती हैं, किसी हद तक ये कंट्रोल कर सकती हैं। इसको जो दौरे पड़ते हैं उनको किसी हद तक ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल इसका कोई इलाज नहीं है। पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी हैज़ टू टेक मेडिसिन डेली, जो मेडिसिन डॉक्टर तजवीज़ करेगा मरीज़ ने उसे रोज़ाना लेना होता है, हमेशा लेना होता है, कभी भी नहीं छोड़ना होता। पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी हैज़ टू टेक केयर ऑफ सीजर्स, ये जो दौरे पड़ते हैं इसमें जो एपिलेप्सी का मरीज़ है उसे इनकी एहतियात करनी होती है। एक तो उसे अकेला कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए, और फिर उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई पता नहीं किस वक्त ये दौरा पड़ सकता है, क्योंकि इसका कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वजह इसकी पता नहीं है कि क्यों इस वजह से दौरे पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसे मरीज़ को निगरानी में रखना चाहिए और ऐसे मरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। द ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर आर कॉल्ड एंटी कन्वुलेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये जो मेडिसन है ये इसके ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एंटी एपिलेप्टिक होती हैं और दौरों को जो है वो किसी हद तक और रेशे को किसी हद तक कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये कोई मुश्किल इलाज नहीं है। तो ये था आज का लेसन, आज का सबक, जिसमें हमने देखा कि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर क्या हैं और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो है उसकी वजूहात क्या हैं और उनकी केयर और क्योर क्या है। ये बहुत ख़तरनाक किस्म के डिसऑर्डर हैं, क्योंकि दिमाग ही सबसे अहम होता है और दिमाग ही तमाम जिस्म के जो मुख्तलिफ अज़ा हैं उनको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो अल्लाह ताला हमें इन अमराज से बचाए। ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल है, इसका मकसद तालीम व तरबियत है, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी और इस्लाम और इस्लामियात की और पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स की और दीगर जो सब्जेक्ट हैं उनकी बाकायदा जो है लेसन हो रहे होते हैं। आप इससे फ़ायदा उठाइए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया।